गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं बीए का चैप्टर नंबर 6 धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप 2। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप का पहला भाग देखा था। अब दूसरा भाग देखना है। पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी धंधाकीय व्यवस्था की जो भी संस्थाएं हैं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यक्तिगत मालिकी हो, साझेदारी हो तथा कंपनी हो, तीनों का उद्देश्य एक ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ कमाना। परंतु धंधा की व्यवस्था स्वरूप के 2 के अंदर बताया गया है कि ऐसी मंडलियां, सहकारी मंडली या ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ नहीं परंतु समाज की सेवा करने का उद्देश्य होता है और सभी व्यक्ति के लिए वह साधन या वस्तुएं उपलब्ध कराना है। खुद भी उस वस्तु का उपयोग करते हैं और लोगों को भी उस वस्तु का उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराने का कार्य जो करते हैं वो सहकारी मंडलियां होती है। सहकारी मंडलियों का निर्माण कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो। अगर नहीं होता है तो अपनी जैसी ही मिडिल क्लास व्यक्ति भी एक समूह बना सकते हैं जो आर्थिक रूप से कार्य कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी तथा कंपनी तीनों धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप होने के बावजूद उनका प्राथमिक उद्देश्य लाभ का होता है। तीनों ही प्राथमिक यानी व्यवस्था का स्वरूप है, फिर भी उनका उद्देश्य तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और इसी के लिए ये कार्य भी करती हैं। लाभ प्राप्त करने हेतु ये तीनों स्वरूप ग्राहकों का कई तरह से शोषण कर सकते हैं। लाभ कमाने के लिए ये तीनों तरह की कंपनियां या तीनों तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वह ग्राहकों को शोषण करती है। उदाहरण के रूप में यह दिया कि निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु देना, अधिक मूल्य वसूल करना, मूल्य यानी वस्तु का मूल्य कम हो परंतु अधिक वसूल करना, वस्तु की कालाबाजारी करना, वस्तु को बाज़ार से जाने पर रोक देना और जब उसकी मांग बढ़े और मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ाकर उसे बाज़ार में उपलब्ध करवाना, इस तरह का कार्य ये करती हैं। परंतु अब हमको ये देखना है कि इस व्यवस्था के बदलने के लिए यहाँ पर अलग व्यवस्था है जिसके अंदर सहकारी मंडली धंधाकीय व्यवस्था का स्वरूप होने के बावजूद अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अन्य धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूपों से भिन्न है। ये है जो सहकारी मंडली है, यह भी एक तरह की धंधाकीय व्यवस्था का ही स्वरूप है परंतु इसका कार्य करने का जो तरीका है वह अलग है। इसलिए इसकी विशिष्टता के बारे में यहाँ बताया गया है कि बिना सहकार नहीं उद्धार, बिना सहकार नहीं उद्धार। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति मिलकर सहकारी मंडली की रचना करते हैं जो कि कुछ पैसे एकत्रित करते हैं और उन पैसों से सामान या वस्तु लेकर ऐसे गरीब व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं जिनको इसके ये सामान उपलब्ध नहीं हो पाता है या वो खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि बिना सहकार नहीं उद्धार, यानी एक दूसरे के सहकार के बिना किसी का भी उद्धार हो सकता नहीं है। इसके बाद है कि प्रत्येक सभी के लिए और सभी प्रत्येक के लिए, यानी जितनी भी बाज़ार के अंदर जो भी सुविधाएं हैं वो सभी के लिए हैं और प्रत्येक हैं बराबर, यानी सभी सुविधाएं प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सुविधाएं सभी के लिए हैं के उद्देश्य में अस्तित्व में आती है। अब हम सहकारी मंडली का अर्थ देखते हैं। सहकारी मंडली को इंग्लिश में कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। सहकारी मंडली ये एक स्वैच्छिक धंधाकीय व्यवस्था का स्वरूप है। स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा के अनुसार किया जाने वाला धंधाकीय स्वरूप है। अपनी इच्छा यानी कुछ व्यक्ति मिलकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जैसे बहुत सारी हमारी NGOs चलती हैं जो कि कंपनियों से वस्तुएं खरीदती हैं और लोगों को सस्ते कीमतों पर उपलब्ध कराती है। इसके बाद यहाँ लिखा है कि जिस पर परस्पर समान हित रखने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल होते हैं।
व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सहकारी मंडली की रचना करते हैं। निश्चित उद्देश्य यानी उनके भी कोई न कोई उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए। यानी यहाँ पर मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाने का नहीं, बल्कि समाज के लोगों का उद्धार करने का उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य के कारण वह समाज का क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। इसके बाद है कि सहकारी मंडली का उद्देश्य सदस्यों के बीच परस्पर सहकार प्राप्त करके सदस्यों की आर्थिक हित का संवर्धन करना। आर्थिक हित का संवर्धन करना यानी उसे बचा कर रखना है, उसका विकास करना है। सरल शब्दों में सहकारी मंडली की परिभाषा निम्नलिखित रूप से दी जा सकती है। सहकारी मंडली एक ऐसा धंधाकीय व्यवस्था का स्वरूप है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हित का संवर्धन करने के लिए समानता के स्तर पर स्वैच्छिक रूप से शामिल होता है। यानी कि अपने आर्थिक हित यानी कि अपने आप का जो पैसा है उस पैसे को बढ़ाने के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य नहीं बल्कि बढ़ाने के उद्देश्य से और लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से उन पैसों का क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, यानी सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ऐसे स्वैच्छिक रूप से जो व्यक्ति इस संस्था में शामिल होता है या इसका निर्माण करता है उसे हम सहकारी मंडली के रूप में जानते हैं। पहला देखते हैं, इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण में है स्वैच्छिक मंडल। सहकारी मंडली का जो लक्षण है वो लक्षण है, पहला दिया है कि स्वैच्छिक मंडल का मीनिंग होता है कि स्वैच्छिक रूप से शामिल हुए व्यक्तियों का समूह है। समानता के आधार पर व्यक्ति मंडली में शामिल होते हैं। कहने का मतलब है ये स्वेच्छा से शामिल व्यक्ति हो सकते हैं। इस संस्था के अंदर व्यक्ति स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं और सभी का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही आधार होता है कि व्यक्तियों को, सारे व्यक्तियों को उनके समानता के अधिकार दिलाना। नंबर 2 है सरल स्थापना विधि। कंपनी की तुलना में सहकारी मंडली की स्थापना विधि सरल है। कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी मंडली के कानून के अंतर्गत सहकारी मंडली के रजिस्ट्रार के समूह मंडली का पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण होते ही मंडली को कानूनन एक अलग व्यक्तित्व प्राप्त होता है। जिस तरह से कंपनी को एक अलग व्यक्तित्व प्राप्त होता है उसी तरह से यहाँ पर सहकारी मंडली को भी एक व्यक्तित्व प्राप्त होता है, कानूनन व्यक्तित्व प्राप्त होता है, जिसके कानून के अंतर्गत रहकर उन्हें कार्य करने होते हैं। नंबर 3 है सदस्यों की समानता। सहकारी मंडली में सदस्यों को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होते हैं। सभी सदस्यों को एक समान अवसर भी प्राप्त होते हैं और एक समान अधिकार भी प्राप्त होते हैं। पूंजी विनियोग या किसी अन्य कारणवश सदस्यों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाता। यानी अगर जैसे कि किसी सामान को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता हो और कोई व्यक्ति अधिक पूंजी देता है या कोई व्यक्ति पूंजी नहीं दे सकता है, फिर भी कोई भेदभाव रखा नहीं जाता है और सभी एक साथ मिलकर क्या करते हैं, किसी न किसी जगह पर विनियोग करते रहते हैं। नंबर 4 है अलग व्यक्तित्व। सहकारी मंडली के पंजीकरण होने से उसके सदस्यों से अलग कानूनन एक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। सदस्य पद की प्राप्ति या सदस्य पद के अंत होने से उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब है कि ये एक अलग व्यक्तित्व, जिस तरह से कंपनी कानून के अनुसार निर्मित होती तो उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सहकारी मंडली का एक अलग से व्यक्तित्व होता है। सहकारी मंडली के पंजीकरण होने से उसके सदस्यों से अलग कानूनन एक व्यक्तित्व प्राप्त होता है और सदस्य पद की प्राप्ति या सदस्य पद के अंत होने से उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी का यानी सहकारी मंडली का अंत नहीं हो सकता। चाहे सदस्य पद, अगर कोई सदस्य सहकारी मंडली में से अपने आप को निकालना चाहता है तो है निकाल सकता है,
परंतु उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को लेकर वहाँ पर काम किया जा सकता है। नंबर 5 है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। सदस्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंडली का संचालन करते हैं। कंपनी में प्रति अंश मताधिकार होता है। प्रति अंश मताधिकार होता है, यानी सहकारी मंडली का संचालन प्रतिनिधि मंडली, जिस तरह से कंपनी का संचालन संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर सहकारी मंडली का संचालन भी प्रतिनिधि मंडली करती है। कंपनी में प्रति अंश मताधिकार होता है। जिस व्यक्ति के अंश होते हैं उन्हें सभी को आवश्यकता पड़ने पर मत देने का अधिकार होता है। परंतु सहकारी मंडली में प्रति सदस्य मताधिकार होता है, यानी हर एक सदस्य को मत देने का अधिकार होता है। कंपनी के विकास के लिए या उद्देश्य के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो उन्हें मताधिकार देने का उन्हें हक दिया जाता है। सहकारी मंडली में पूंजी को नहीं बल्कि मानव को महत्व दिया जाता है। सहकारी मंडली में पूंजी, जबकि कंपनी के अंदर या व्यक्तिगत मालिकी के अंदर पूंजी को महत्व दिया जाता है, जबकि यहाँ पर पूंजी को नहीं बल्कि यहाँ पर व्यक्ति को क्या दिया जाता है, मानव को महत्व दिया जाता है। व्यवस्था समिति के चुनाव में कोई भी सदस्य उम्मीदवारी कर सकता है, संचालन में भाग ले सकता है। कंपनी स्वरूप की तुलना में मंडली में सही रूप से प्रजातांत्रिक संचालन होता है, यानी कंपनी के अंदर किसी एक व्यक्ति का संचालन होता है या फिर सेक्रेटरी का संचालन होता है, जबकि सहकारी मंडली के अंदर प्रजातंत्र का प्रशिक्षणशाला कहा जाता है, यानी सहकारी मंडली के अंदर जो भी कार्य होता है उस कार्य के पीछे कौन होते हैं, प्रजातंत्र होता है। यानी प्रजातंत्र को ध्यान में रखकर सहकारी मंडली कार्य करती, इसीलिए यहाँ पर सहकारी मंडली को प्रजातंत्र का प्रशिक्षणशाला भी कहा जाता है। जैसे कंपनी के अंदर कंपनी के सदस्यों द्वारा संचालक मंडल के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उस अनुसार काम होता है, परंतु यहाँ पर सहकारी मंडली के अंदर प्रजातंत्र को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, सहकारी मंडली के अंदर आदेश लिए जाते हैं, यानी कार्य किए जाते हैं, इसीलिए उसे प्रजातंत्र की प्रशिक्षणशाला कही जाती है। इसके बाद हैं कि सेवा का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर सेवा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत मालिकी और साझेदारी कंपनी के अंदर, साझेदारी पीढ़ी या कंपनी के अंदर मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने का होता है, जबकि सहकारी मंडली के अंदर मुख्य उद्देश्य सेवा का होता है। यहाँ पर जो भी सहकारी मंडली बनाई जाती है वह सेवा के उद्देश्य से कार्य करती है। सहकारी मंडली का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना होता है। लाभ का उद्देश्य गौण है। सेवा के उद्देश्य से सदस्यों की आर्थिक उन्नति करना होता है। सदस्यों के जीवन स्तर उच्च कोटि का हो तथा वे स्वावलंबी बने, इस तरह के प्रयत्न सहकारी मंडली करती है। यानी सहकारी मंडली का उद्देश्य यही होता है कि इस मंडली के अंदर शामिल जितने भी व्यक्ति हैं वह अच्छा जीवन जीवें, उच्च कोटि का जीवन जीवें, व्यवस्थित रहें, इस तरह से उनका कार्य होता है, उद्देश्य होता है। उदाहरण के रूप में ग्राहकों की सहकारी मंडली का उद्देश्य सदस्यों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना है। यानी सहकारी मंडली का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हो और उनकी कीमत भी कम हो, उस तरह से हर एक सदस्य को उपलब्ध करवाना होता है। तो यहाँ पर सहकारी मंडली जो होती है वह अपनी वस्तुएं जो होती है वो क्या करती है, डायरेक्ट कंपनी से खरीदती हैं और ख़रीदने के बाद सीधे ही ग्राहकों को वितरण करती है। कम भावों के अंदर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं वितरण करती हैं। नंबर 7 है लाभ का उचित वितरण। मुख्य उद्देश्य सेवा होने पर भी आय वृद्धि हो तो ऐसे लाभ को मंडली के सदस्यों में कानूनन
कानून के अंतर्गत रहकर डिविडेंड के रूप में वितरित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुख्य उद्देश्य तो सेवा का है, परंतु अगर कोई लाभ होता भी है तो क्या कर दिया जाता है, सभी सदस्यों के अंदर समान रूप में डिविडेंड के रूप में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। नंबर 8 है अंश का अल्प मूल्य। अंशों की जो कीमत यानी शेयर की जो कीमत होती है वो बहुत ही कम होती है। सहकारी मंडली के अंश का मूल्य कम होने के कारण कम आय वाले व्यक्ति भी अंश खरीदकर मंडली के सदस्य बन सकते हैं। कई बार अंश की रकम एक साथ चुकाने के बजाय हफ्ते से चुकाने की सुविधा भी दी जाती है। नंबर 9 है प्रति सदस्य मताधिकार। ये आगे भी हम लोगों ने देखा। मंडली के सदस्य चाहे कितनी भी संख्या का अंशधारक हो, एक ही मत दे सकता है। यानी सदस्य के मंडली का जो सदस्य है उसके पास चाहे कितने भी अंश हों, परंतु मत तो वह एक ही दे सकता है। और प्रति सदस्य एक मत के सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। सदस्यों में समानता तथा भाईचारा बढ़े तथा उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उसके लिए मंडली परिषद प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन करती है। यानी सभी सदस्यों के अंदर समानता रहे, भाईचारा की वृद्धि होती रहे, इसीलिए कभी कुछ न कुछ समय पर कोई न कोई कार्य करते रहते हैं, जिससे सभी के अंदर एक भाईचारा जैसा कार्य होता रहे। नंबर 10 है राजनीति तथा धर्म से अलिप्त संस्था। सहकारी मंडली में धर्म, समाज, जाति के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदस्य पद मुक्त होता है। धर्म अथवा राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर मंडली नहीं बनती। इस तरह सहकारी मंडली राजनीति तथा धर्म से अलिप्त होती है। नंबर 11 दिया असीमित सदस्य संख्या। सहकारी मंडली के अंदर अधिक से अधिक व्यक्ति मंडली के सदस्य बनकर अपने आर्थिक हितों का संवर्धन कर सके, इस उद्देश्य से संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब है कि जिस तरह से व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी पीढ़ी और कंपनी के अंदर अलग अलग सदस्यों की संख्या होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी सहकारी मंडली के अंदर सदस्यों की संख्या पर कोई नियंत्रण होता नहीं है। लाभ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।